चलिए। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, यहाँ पे किसी एक को होस्ट बना लेती हूँ। अ, अगर रिक्वेस्ट आती है तो प्लीज आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कैसे बनाऊँ बताओ? शार्वरी को बना दूँ? शार्वरी आप को होस्ट हैं, ठीक है? अगर कोई आता है तो आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। तो आज अभी हम देखेंगे बैंकिंग, एसेट क्वालिटी, रीस्ट्रक्चरिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीजें, ठीक है? देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें से ना प्रीलिम्स में डायरेक्टली आए तो वो भी साथ में करते जाएंगे। जैसे अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो ऐसे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर आई गेस 2021 में यूसीबी से क्वेश्चन आया था, ठीक है? और यूसीबीज वगैरह से ना काफी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं अभी ये न्यूज में क्यों है कि इनका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसको रिवाइज कर दिया गया है अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ एनएस विश्वनाथन पैनल, ठीक है? तो ये आप नाम ध्यान रखेंगे कि किसके लिए है, अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज के लिए, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ना, सबकी अलग अलग रिस्क रेटिंग होती है, ठीक है? कुछ का जो डिपॉजिट होते हैं, कुछ के पास ज्यादा डिपॉजिट होते हैं, कुछ के पास कम होते हैं। तो सीधी सी बात है, हम सब पे सेम रेगुलेशन नहीं लगा सकते, नहीं तो बाकी सारे जो बेसिक बेसिक पे होंगे इनकी इनकी ग्रोथ स्टाइफल होने लगेगी। तो इसलिए हमने क्या करके रखा हुआ है, आरबीआई ने ये बोला कि इनमें ना एक स्टेट बेस्ड रेगुलेशन लगाते हैं। जैसे जो टीयर वन है उसमें सिर्फ आपका 9% का सीआरआर का रेगुलेशन होना चाहिए, इतना मेंटेन रहना चाहिए। इसमें 12% का रहना चाहिए, ठीक है? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब इस तरीके से इंक्रीज होगा ये। अब ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में ऐसे आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है, लेकिन ये वाला फ्रेमवर्क एप्लीकेबल किस में है? तो ये सारे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में एप्लीकेबल होता है, ठीक है? अब कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में आ जाते हैं जो कि यूपीएससी आपसे पूछ चुका है। तो एक मिनट। ऑलराइट। तो अब आते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन कर दूं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब क्या होता है कि चार लोग आए, चार लोग आके बैठे, उन्होंने अपना पैसा पूल किया, उन्होंने बोला चलो कोऑपरेटिव तरीके से बैंकिंग करते हैं, ठीक है? तो हम ही अपना पैसा पूल करेंगे और हम ही एक दूसरे को लोन देंगे। तो जब जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं वही बैंक के ओनर्स भी होते हैं, ऐसे बैंक्स को कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक दो जगह पे, एक अर्बन एरियाज में रहते हैं, एक रूरल एरियाज में रहते हैं। ये जो रेगुलेशन लगी है ना, ये रूरल बैंक्स में नहीं लगी है, ठीक है? रूरल बैंक्स का हम नहीं चाहते कि उनको रेगुलेटरी पॉलिसी से स्टाइफल कर दें। ये सिर्फ अर्बन बैंक्स में लगा हुआ है, ठीक है? अर्बन बैंक दो टाइप के होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रूरल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी ने पैक्स के बारे में पूछा था, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ये क्या है? ये एक तरीके की कोऑपरेटिव रूरल बैंक है जो कि शॉर्ट टर्म की लेंडिंग करता है। ऑब्वियसली ना, कुछ रूरल बैंक शॉर्ट टर्म लेंडिंग करेंगे, कुछ लॉन्ग टर्म करेंगे। लॉन्ग टर्म की आप ये ट्रिक याद रख लो कि उसमें कार्ड वर्ड आएगा, कार्ड की वर्ड, ठीक है? जैसे ये एस कार्ड बी, पी कार्ड बी। तो आपको ये ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जहाँ पे भी कार्ड कीवर्ड आ रहा है ना, वहाँ पे ये लॉन्ग टर्म की लेंडिंग करेगा, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म की लेंडिंग करेगा, ठीक है? अब कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड कहाँ पे होते हैं, मतलब ये किसकी बात सुनेंगे, किसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे चलेंगे? तो जनरली स्टेट्स की में चलते हैं। अब सपोज कोई कोऑपरेटिव बैंक जब महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र का अपना स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा। अगर वो महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों में, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा था, तो इसको मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि इनकी रेगुलेशन करता कौन। देखो क्या होता है कि रेगुलेशन किस पे होनी है, डिपेंड करता है कि वो स्मॉल साइज का बैंक है या लार्ज साइज का बैंक है। अभी स्मॉल साइज का बैंक है तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख लेगी, लेकिन अगर लार्ज साइज का बैंक है तो फिर आरबीआई उसका रेगुलेशन देखता है, ठीक है? और जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉलर बैंक है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से देख लेते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट कौन करता है? तो एक और बैंक रेगुलेटर नबार्ड। नबार्ड स्मॉलर कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करता है अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट, और बड़े बैंक्स को कौन करता है? आरबीआई अलॉन्ग विद सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? अब ये है कि इनकी रेगुलेटरी एम्बिट कौन बनाता है, तो कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा, और कौन बनाएगा, ठीक है?
और ये बेसिकली दो लॉज के अंदर रजिस्टर्ड है, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और एक बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। देखिए ये क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी सोसाइटीज कौन से एक्ट के अंदर बने हैं या इनका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है। तो जितनी भी बैंक्स है सबका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से ही आता है, तो इसका भी यही से आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो गए ना, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक है, नॉर्मल बैंक नहीं है। तो एक नया एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंकिंग लॉज एक्ट 1955, ये इसके अंदर भी जो रेगुलेटरी प्रोविजंस है वो भी इस कोऑपरेटिव बैंक में फॉलो अप होंगे। ठीक है, अब आते हैं कि अब अगर आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, जिसमें काफी सारा आपका पैसा है, दूसरा आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसको सुपरवाइज कौन करेगा? इसको सुपरवाइज करेगा आरबीआई। देखो इसके रेगुलेशंस कौन बनाएगा डिपेंड करता है, अगर लार्ज साइज है तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, छोटा है तो फिर नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन सुपरवाइज कौन करेगा? आरबीआई। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब ना क्या करते हैं, हम सारे बैंक्स लेते हैं अलग अलग टाइप के और उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कंपेयर करते हैं। विजन ने बहुत अच्छा कंपैरेटिव बनाया हुआ है, अब सुनो ध्यान से। देखो क्या होता है, किसी भी चीज का रेगुलेशन ना कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे किया जाता है। जैसे आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो ये इस बात पे तय होगा कि आपने कितनी पंचुअलिटी दिखाई, कितना रिवीजन किया, नोट मेकिंग कैसे हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे किसी भी बैंक का रेगुलेशन ना कुछ पैरामीटर्स पे किया जाता है। पहला, उसके पास कैपिटल एडिक्वेसी कितनी है, यानी कि उसने कितना पैसा बचा के रखा हुआ है कि अगर कल को उसके सारे पूरा का पूरा उसका लोन डूब जाए तो वो अपने आप को सरफेस कर पाए, उससे बचा पाए, तो इसको कैपिटल एडिक्वेसी बोलते हैं। तो अब ये क्या है, आप यहाँ पे देखो कि कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट सारे बैंक्स के लिए अलग अलग है। देखो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी नेशनल बैंक्स के लिए। नेशनल बैंक्स आर टू बिग टू बी फेल्ड। अभी एसबीआई फेल हो जाएगा ना तो इंडिया के आधे से ज्यादा लोगों का खाता डूब जाएगा। तो इसीलिए इनको बोला जाता है अंडर बेसिल 3 नॉर्म्स कि आप जो कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन कर रहे हो ना, वो पहली बात बाकी सारे बैंक से ज्यादा मेंटेन करके रखो। और किन किन चीजों पे मेंटेन करो, एक तो आपका क्रेडिट इंश्योर्ड होना चाहिए, फिर मार्केट रिस्क से इंश्योर्ड होना चाहिए, फिर ऑपरेशनल हजार्ड से इंश्योर्ड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो बाकी सारे बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रूरल बैंक्स, ये जो बैंक्स होते हैं इनको सिर्फ अपनी क्रेडिट रिस्क को कवर करना होता है, यानी कि अंडर द बेसल 1 एंड बेसल 2 नॉर्म्स इनको बहुत ज्यादा CRAR का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, सबसे ज्यादा किसको रहेगा? आपके नेशनल बैंक्स को। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कौन से 3 चीजों पे। ना ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस, तो ये सारे ब्रांचेस कैसे खोल सकते हैं? खुद ही खोल लेंगे या इनको किसी का अप्रूवल चाहिए? तो देखो, अब जैसे सबसे पहली बात तो ऑटोमेटिक अप्रूवल अलाउड है, तभी तो बैंकिंग अपना एक्सपेंशन कर पाता है। एक एक चीज के लिए तो गवर्नमेंट के पास नहीं रह सकता, तो ऑटोमेटिक अप्रूवल अलाउड है नेशनल बैंक्स के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, रूरल बैंक्स के लिए, लेकिन इट इज सब्जेक्टेड टू सम कंडीशन। कंडीशन हर चीज में रहती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो अनकंडीशनल हो। ठीक है, फिर अब आते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे। देखो इसमें क्या होता है, सिर्फ वही ऑटोमेटिक रूट के अंदर अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड कर सकते हैं जो कि आरबीआई के हिसाब से फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज्ड बैंक है। सिर्फ FSWM बैंक जो होते हैं वही ऑटोमेटिक रूट के अंदर रजिस्टर अपनी ब्रांचेस को स्प्रेड कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। फिर इसके बाद एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो जितने भी हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन अपनी पूरी कंट्री में लगा सकते हैं। ठीक है, आरआरबी का जरूर फिक्स्ड होता है कि जो उसकी रेगुलेशन में है, जो एक्ट में है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया सिर्फ वहीं तक ये एक्सपेंड कर सकता है, बट अदर देन दैट सारे एंटायर कंट्री में कर सकते हैं। लेकिन ऑल्दो यूसीबी भी एंटायर कंट्री में कर सकता है, लेकिन इट नीड्स प्रायर अप्रूवल। इसको प्रायर अप्रूवल हर चीज में चाहिए होता है। ठीक है, बिकॉज ये बैंक ऐसे होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फेल नहीं हो सकता, तो इसको बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना अलाउड नहीं करती गवर्नमेंट। ठीक है, इसको रेगुलेट करके रखती है। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनो देखो क्या है कि गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि बैंकिंग जो है ना, अब बैंक अपना बेनिफिट लेने के लिए क्या करेंगे, सारे जो बिग लैंड या लैंडलॉर्ड्स हैं या जो अंबानी टाइप के लोग हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, इन लोगों को ये लोग ज्यादा लोन देने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि इनका लोन डिफॉल्ट भी नहीं होगा। लेकिन ऐसी जगह पे सोशलिस्ट कंट्री लाइक इंडिया हम क्या करें, हमारे डेवलपमेंट कैसे पूरा होगा, हमारे फार्मर्स को कैसे पैसा मिलेगा? तो इंडिया ने क्या किया, एक लेंडिंग टारगेट्स बना दिया है कि भाई जितना भी आप टोटल लेंड कर रहे हो ना, उसको कुछ परसेंट आपको प्रायोरिटी सेक्टर स्कीम्स में देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर क्या हो सकता है, कुछ ऑल्टरनेटिव एनर्जी लगाना, जैसे सोलर पंप्स वगैरह, फार्मर्स को देना, ऑन्टरप्रेन्योरशिप को हेल्प करना, कुछ यूथ या फिर विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड देना, ट्राइबल्स को देना। तो ये कुछ टारगेट फिक्स करके रखे हुए गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब ये टारगेट सबसे कम फिक्स किसके रखे हैं, नेशनल बैंक्स के।
नेशनल बैंक को बोला है सिर्फ 40% आपको अपनी लेंडिंग करनी है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, और बाकी सबका याद रख लो 75 75 75 गोज विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कि इनमें से कौन सा इंक्लूडेड है आरबीआई के एक्ट में, आरबीआई के एक्ट 1934 में। तो देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको इसको ऐड करना है तो सारे जितनी भी मतलब ये जब एक्ट आया होगा या जब इसके प्रोविजंस अप्लाई हुए होंगे तो उसके बाद से जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं ना, जितने भी नए नए चेन्स खुली हुई है, जो भी ऑपरेशंस हुए हैं वो सारे के सारे अलाउड है नेशनल बैंक्स के लिए, सारे के सारे अलाउड है फाइनेंस बैंक के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक की, तब ये तभी शेड्यूल हो पाएंगे सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में व्हेन दे विल बी इशूड एंड सर्टिफिकेट बाय नबार्ड। तो नबार्ड का अप्रूवल चाहिए होता है, और इनको क्या चाहिए होता है, इनको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, तब जाके ये शेड्यूल में रजिस्टर होता है। तो आपको ये इतना बेसिक थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो रीजनल रूरल बैंक्स बेसिकली अच्छा ये न्यूज में क्यों था, फालतू चीज के लिए था कि एक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बोला कि इसको सस्टेनेबिलिटी पुश देना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे चैलेंजेस हो गए। देखो रीजनल रूरल बैंक जो है ना, सबसे पहले स्टार्ट किया गया था अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा वर्मन कमेटी, ठीक है। ये 1975 की कमेटी है, इसको ध्यान रखना है, इस टाइम पे इंटरनल इमरजेंसी हुई थी नेशन में, और इसी दौरान नेक्स्ट ईयर में ही रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 लॉन्च कर दिया गया। इससे आपके आरआरबीज बन गए, ठीक है। ये क्या करता है, सुनो ध्यान से, आरआरबीज अर्बन एरियाज के लिए काम नहीं करता, रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और ना सिर्फ क्रेडिट फैसिलिटी बट ये बैंकिंग भी अलाउ करता है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाता है, ये आपको लॉकर फैसिलिटी देता है, क्रेडिट कार्ड निकालने देता है, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग करने देता है, मतलब बैंकिंग एक्टिविटी भी करवाता है, पैरा बैंकिंग भी कराता है, लेकिन कहाँ, एक तो रूरल एरियाज में और एक सेमी अर्बन एरियाज में। ये आपको इसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ध्यान रखना है। इसकी इक्विटी क्या है, इसमें जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसा डालती है सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% तक डालती है। इसके बाद आता है आपका स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर बैंक 35% तक का पैसा डालता है, और इसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें 15% पैसा डालती है, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद बैंक, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का सबसे कम, ठीक है। अब दूसरे बैंक पे आते हैं, नबार्ड पे। तो नबार्ड जो है ये 1982 में बना है, ठीक है, और ये एक डेवलपमेंटल बैंक है जो कि रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करता है। इसकी रिकमेंडेशन कमेटी कौन सी है, देखो याद रखो, आरआरबी कब बना है, नबार्ड कब बना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। तो ये 1976 में बना है, और ये जो नबार्ड है वो 1982 में बना है, और दोनों की कमेटी भी ध्यान रखनी है। आरआरबी की कमेटी क्या होगी, नरसिम्हा वर्मन कमेटी, ठीक है, और इनकी कमेटी नबार्ड की क्या होगी, शिवरमन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ था, पहले इसकी जगह एक एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट था, एसीडी था, और एक एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन था। तो इन दोनों को ना मर्ज किया गया और उसको रिप्लेस करके बना दिया गया नबार्ड, ठीक है। और नबार्ड अब आपको ध्यान रखना है, देखो पहले नबार्ड ना इट वाज अंडर आरबीआई, बट देन आरबीआई हैज नाउ कंप्लीटली सोल्ड ऑफ इट्स शेयर, ठीक है। दो चीजों की उन्होंने शेयर छोड़ दिए पूरे, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो नबार्ड का रिलीज कर दिया और एक नेशनल हाउसिंग बैंक का भी कर दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों के शेयर कौन होल्ड कर रहा है, इन दोनों की सारे के सारे शेयर होल्ड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 100% स्टेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगे, लेकिन रेगुलेशन अभी भी कौन कर रहा है, आरबीआई। रेगुलेशन आरबीआई का है, लेकिन ओनरशिप आरबीआई ने रिलीज कर दिया नबार्ड में भी और एनएचबी में भी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस वगैरह क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आरआरबीज जो होता है कि 75% तक का इनका टारगेट होता है क्या, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को प्रिजर्व करने का, इतना मेंटेन करने का। लेकिन जो हमारे इंडिया के आरआरबीज है ना, 81% तक के लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर को देते हैं, तो वी कांट अफोर्ड कि आरआरबी फेल हो जाए, इसीलिए इसकी रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है अभी, ठीक है। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या ये सब दुनिया भर की चीजें, ये हमें नहीं देखना। ये देख लो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कौन कौन से एरियाज में है। तो मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर में है, एजुकेशन में है, हाउसिंग में है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एमएसएमई, रेन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर्स जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंडिया की डेवलपमेंटल नीड्स मीट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब अब हम आते हैं
कि जो आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक है, इनकी इनका रेगुलेटरी कंप्लायंस चल रहा है कि नहीं, यानी कि ये सीआरएआर अपना कंप्लायंट है कि नहीं है, और भी बाकी सारी चीजें जो होती है ये कंप्लायंट है कि नहीं, ये नाबार्ड देखता है, क्योंकि आरबीआई के पास इतना काम नहीं है, लेकिन आरबीआई उसको ऊपर ऊपर से मॉनिटर करता है। तो मॉनिटर आरबीआई भी करेगा, नाबार्ड भी करेगा। मॉनिटर करने में बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुपरवाइज कौन करेगा, डिक्टेट कौन करेगा, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड भी गांव में काम करता है, आरआरआर भी, रीजनल रूरल बैंक भी आपके गांव में काम करते हैं। तो इस तरीके से उसको याद रखो। नेक्स्ट आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखो, देखो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नाम से समझ में आ रहा है कि बैंक नहीं है, ठीक है, लेकिन फाइनेंस का कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो नाम क्या है इसका, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा, बैंकिंग रेगुलेशन? नहीं। तो आपको यूपीएससी से स्टेटमेंट बना के दे देगा, आपको गलत करना है, ये कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, और क्योंकि ये बैंक नहीं है ना, तो इसके पास बैंक का लाइसेंस भी नहीं होता। लेकिन ये बैंक जैसी फाइनेंशियल सर्विस, जैसे लोन देना, एडवांसेस देना, शेयर्स देना, बॉन्ड्स जनरेट करना, ये सारा काम करता है। फाइनेंशियल सर्विस देता है, लेकिन बैंकिंग सर्विस नहीं देता। तो भाई बैंक करते क्या है, बैंक के पास जाके आप क्या कराते हो, अपना खाता खुलवाते हो ना, डिपॉजिट खुलवाते हो। तो ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता, अनलाइक बैंक्स। ठीक है, दूसरी चीज, क्या ये चेक्स वगैरह इशू कर सकता है, क्या आपको पैसे दे सकते हैं तो आप मांगोगे? नहीं, क्योंकि ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंडर काम नहीं करता। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यूपीआई से अपना लिंक कर दो एनबीएफसी को, किसी एनबीएफसी में जिसमें आपके पैसे लगे हुए हैं, और बोलो कि यहाँ से पैसे निकाल लेंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंडर ये एनरोल्ड नहीं है। आप यहाँ पे चेक्स भी इशू नहीं कर सकते और विड्रॉल भी नहीं कर सकते, ठीक है, यूपीआई वगैरह से। तो फिर यहाँ पे डिपॉजिट जो आपने कर दिया है ना, अब डिपॉजिट आप क्यों करोगे, कि सपोज आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, इंडिया में, उसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने क्या किया, किसी एनबीएफसी के पास गए, उससे बोला भाई मुझे बॉन्ड दे दो। तो बॉन्ड वो आपको देगा, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा ना कुछ पैसा। अब दिक्कत क्या होती है, इंडिया में एनबीएफसी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पुअर है। तो एनबीएफसी में डिपॉजिट की इंश्योरेंस फैसिलिटी ही नहीं है। तो अगर आपका पैसा डूबा तो फिर आपका पैसा डूब गया पूरा। ठीक है, इसी रेगुलेटरी कंप्लायंस को इनेबल करने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट या आरबीआई ने क्या किया कि इसको ना सारे एनबीएफसी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट को हम अलग तरीके से रेगुलेट करेंगे। जो टॉप लेयर होगा उसको ज्यादा रेगुलेट करेंगे, बॉटम लेयर को कम रेगुलेट करेंगे। कैसे करेंगे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछा कि एनबीएफसी को रेगुलेट कौन करता है, और बोला कि ऑल एनबीएफसी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? एकदम गलत। या नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस किसी भी चीज के लिए हो सकता है, ये हाउसिंग के लिए हो सकता है, ये आपका किसी और डेवलपमेंट, कोई रोड डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, कोई स्टॉक्स वगैरह के लिए हो सकता है। तो दे कैन बी रेगुलेटेड नॉट ओनली बाय आरबीआई बट ऑल्सो बाय सेबी, आईआरडीआईए, हाउसिंग बैंक एक्सेट्रा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी आपसे इसमें खेल सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि जो एक, ये सारी प्रोविजंस आपको ध्यान नहीं रखनी है, बस ये ध्यान रखना कि जो मिड और अपर लेयर के एनबीएफसी है ना, इनमें ज्यादा रेगुलेटरी कंप्लायंस चाहिए। ये दे आर अगेन टू बिग टू फेल, ये बहुत ज्यादा लेंडिंग करके रखता है। तो इनके लिए ये बोला गया है कि आप किसी भी हालत में 5 करोड़ से ज्यादा लेंडिंग नहीं करोगे। किसको? प्रोजेक्ट्स को नहीं, अपने खुद के डायरेक्टर्स को, सीईओ को, या फिर रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर को। मतलब अंदर ही अंदर 5 करोड़ से ज्यादा की लेंडिंग नहीं दे सकते। दूसरी चीज, अगर आप रियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर को कोई एनबीएफसी जा रही है लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट या फिर किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। उसके बिना ये रियल एस्टेट में नहीं कर सकती। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो इश्यूज हुए ना एनबीएफसी में ऑफ लेट, वो रियल एस्टेट में ही हुए, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स रुक जाते थे, प्रोजेक्ट स्टॉल होते थे, तो एनबीएफसी वाले क्या करते थे कि इनका खुद का भी पैसा डूब जाता था, और इनके अंदर जिन्हें पैसा लगाया उनका भी पैसा डूबता था। तो रियल एस्टेट में हर कहीं अब नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद निधि रूल्स क्या है वो सब नहीं देखना, निधि कंपनी देख लो एक बार क्या होता है। निधि कंपनी भी यही होता है कि देखो ये बैंकिंग सर्विस दे रही है लेकिन बैंक नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है कि जितने लोगों ने एक जैसे चिट फंड काम नहीं करता है, वैसे निधि काम करती है। ऑल्दो निधि कंपनी में आप डिपॉजिट करते हो, लेकिन चिट फंड इशू नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे मेंबर्स है, उन्हें अपना ना पैसा एक जगह पे
पूल कर दिया है, ठीक है। अब इसी पैसे को वो टर्न बाय टर्न बोरो भी कर सकते हैं और लेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही काम होता है निधि कंपनी का। अब निधि कंपनी प्रॉपर बैंक तो है नहीं, तो उसको लाइसेंस की जरूरत होगी? नहीं, इसको लाइसेंस नहीं चाहिए, तो इसीलिए इट डजंट नीड आरबीआई लाइसेंस, बट इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, सो इट नीड्स अप्रूवल अंडर कंपनी एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये यार एक कंपनी है, ठीक है, कोई बैंक तो है नहीं, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगी? कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस कर रही है, बिजनेस के लिए ही तो लोग पूलिंग कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, तो ये बिजनेस कौन कराता है? कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसके ऑपरेशनल मैटर्स को रेगुलेट करता है। दूसरी चीज, निधि कंपनी वाले लोग क्या क्या नहीं कर सकते? निधि कंपनी को चिट फंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लीजिंग फाइनेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इंश्योरेंस नहीं दे सकते इससे, सिक्योरिटीज बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और इसमें आप चाहो भी तो आप किसी नॉन मेंबर को, सपोज निधि के बाहर कोई मेंबर हो गया या आपका भाई बहन है कोई, ठीक है, कि आप इसको लेंडिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते, अंडर द रूल्स ऑफ निधि कंपनी, ठीक है। इसके बाद यार ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है शायद इस साल की, क्योंकि ये पिछली बार यूपीएससी ने 2020 में पूछा भी हुआ था, और ये बहुत बड़ी न्यूज अपने आप में है भी। देखो सुनो, क्या हुआ कि एक ना बैंक बोर्ड ब्यूरो था, इसके बारे में 2020 में क्वेश्चन आया था। ये ना एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसका कोई स्टैट्यूट नहीं आया था, एक बेसिक ऐसी रेगुलेशन आया, गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आया था। उसमें 2016 में ना जरूरत पड़ी कि जितने भी बैंक्स हैं उनके जो सीईओज वगैरह रहेंगे ना, जो उनके चेयरपर्सन रहेंगे, डायरेक्टर्स रहेंगे, इसको यूनिफॉर्म तरीके से कौन अपॉइंट करे? तो आरबीआई तो कर नहीं सकती, आरबीआई के पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो इन्होंने बोला कि यार एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाओ, कि बैंक में जो बोर्ड बैठता है ना, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव्स, इन सबका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये हम करते हैं। इसको रेकमेंड किया था पीजे नायक कमेटी ने, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीजें मत जानो, बस ये जानो कि बैंक बोर्ड ब्यूरो में इशू हो गया था कि ये ना अपने मन के हिसाब से काम कर रहा था, इसके पास कोई एक तरीके से कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, और इसका काम भी मतलब जैसे इसके डायरेक्टर्स अगर वो नहीं बैठ रहे हैं तो मतलब उनकी अटेंडेंस भी इंश्योर्ड नहीं थी, नहीं बैठ रहे तो नहीं बैठ रहे, फंक्शंस डिफाइंड नहीं है, बहुत इशू था। इसको क्या कर दिया, रिवैम्प। और रिवैम्प किसमें किया? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB, ठीक है। अब ये FSIB क्या है? सबसे पहली बात तो इट हैज रिप्लेस्ड बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। और दूसरी बात कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड काम कर रहा है ना, ठीक है। इसका काम क्या है? सेम वही काम है जो कि बैंक बोर्ड्स का था, लेकिन बैंक बोर्ड ना आपके सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कवर नहीं करते थे, लेकिन अब ये जो है इसके एम्बिट बढ़ा दी गई है, ये पीएसबीज को भी कवर करेगा, पब्लिक सेक्टर इंश्योरर को भी कवर करेगा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड को भी कवर करेगा अपॉइंटमेंट में, ठीक है। और बाकी इनका क्या क्या काम है? एक मिनट, स्क्रीन थोड़ा सा मूव हो रहा है। अच्छा, इनके काम से पहले आ जाते हैं कि इनका कंपोजिशन क्या है। बहुत बेसिक है यार, इसका एक चेयरमैन बैठा रहेगा, कौन चेयरमैन है नहीं पता, ऑब्वियसली कोई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी टाइप का कोई आईएएस ऑफिसर ही रहेगा, हु विल बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक नहीं है, आपको ध्यान रखना है। पर्सन विद एक्सपर्टीज रहेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर पे नॉलेज है वो रहेंगे, कुछ रिटायर्ड ऑफिशियल रहेंगे बैंकिंग सेक्टर के, फलाना ढिमाका, और कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे, और कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रहेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं बैठता यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है विद सम एक्सपर्ट मेंबर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है FSIB में। इनके और फंक्शंस क्या क्या है ये पढ़ लो, कि सो दैट अगर प्रीलिम्स से पूछते हैं तो हम आंसर करें। सबसे पहली बात तो ये है, ये ना गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि बोर्ड का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से भी बहुत सारे बैंक्स फॉल आउट करते हैं, तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे, ठीक है। दूसरा, पहली चीज तो किस चीज में करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बोर्ड का। दूसरी चीज किसमें एडवाइस करेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रांसफर कितनों का करना है, कैसे करना है, एक्सटेंशन ऑफ टर्म करना है कि नहीं, ये सारी बातों पे। फिर ऑब्वियसली जब आप इतना सारा काम करते हो तो भाई आप कुछ क्रेडिबिलिटी मेंटेन करते हो, कैसे करोगे? डेटा बैंक बना के। तो डेटा बैंक बनाया जाएगा जिससे सारे जितने भी बैंक्स को ये कंट्रोल कर रहा है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उनकी परफॉर्मेंस को ही रेट कर पाए, उसकी परफॉर्मेंस को गेज कर पाए। फिर ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स एस्टैब्लिश कर देगा, ठीक है। एंड इट विल आल्सो हेल्प अस टू ब्रिंग टू डेवलप बिजनेस स्ट्रेटजीज। तो
ना सिर्फ अपॉइंटमेंट किसका काम है, बट गवर्नमेंट को एडवाइस करने का भी काम है, आप ध्यान रखना। फिर इसके बाद आते हैं बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। देखो यार, ये एक स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, और यही आपको मैंने देखा था कि कुछ एफएनटीज में भी पूछा गया था। देखो, कंट्री में या बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी चल रही है कि नहीं, इसका सीधा सिंपल सा शॉर्टकट है, न्यूज में पता है क्या है कि जो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी थी वो अभी तक सरप्लस में थी, लेकिन अब वो डेफिसिट में चली गई है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि क्यों, क्या, कैसे, वो सब नहीं है, लेकिन आपसे स्टेटमेंट ही पूछा जा सकता है कि बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी में है या लिक्विडिटी सरप्लस में है, ये कब बोलेंगे? ये तब बोलेंगे। देखो, ये सारी चीजें ना आरबीआई पे डिपेंड करता है। बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। अगर आरबीआई के पास पैसा हुआ, यानी कि सिस्टम के पास लिक्विडिटी है, तो ये नहीं सोचना है कि लिक्विडिटी मतलब कि लोगों के पास पैसा, लोगों के पास पैसा मतलब आरबीआई के पास पैसा। ठीक है, ये देखना है कि आरबीआई के पास अगर पैसा है तो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी सरप्लस पे चल रही है, और अगर आरबीआई के पास पैसा कम है तो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट में चल रही है। ठीक है, इतना आपने ध्यान रख लिया। अब यहाँ पे यही चीजें ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी है कि एक बैंकिंग सिस्टम नेट बोरोअर है आरबीआई से, तो भाई नेट बोरोअर मतलब क्या होता है कि अगर ये सारे के सारे आरबीआई से पैसा मांगने लग गए, सारे बैंकिंग सारे जितने बैंक है वो आरबीआई से पैसा मांगने लग गए, तो आरबीआई के पास पैसा बचेगा? नहीं बचेगा, तो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी डेफिसिट में चली जाएगी। वही अगर आरबीआई ही लेंडर बन गया, ठीक है, अगर ये नेट लेंडर बन जाता है, तो फिर क्या हो रहा है, मतलब ये खुद ही लोगों को पैसा देने पे एम्पावर हो गया है, यानी कि इसके पास खूब सारा पैसा आ गया है, तो लिक्विडिटी ऑफ द सिस्टम विल बिकम सरप्लस। ठीक है, अब यही है कि डेफिसिट क्यों हो गया अचानक से, तो ये रीजंस दिए हुए हैं। पहली बात, यार डेफिसिट इसीलिए हो गया क्योंकि लोगों ने लोन बहुत मांगे। ठीक है, या तो डिमांड बढ़ गई या तो लोन बहुत मांगे गए, तो या तो आपको टैक्स पेमेंट बहुत ज्यादा करनी थी, उसके लिए आपने लोन मांग लिए, या तो क्रेडिट ग्रोथ हो गया, सोसाइटी में हायर क्रेडिट ग्रोथ हो गया और जो डिपॉजिट था वो कम हो गया, इसकी वजह से भी आरबीआई के पास पैसा कम हो गया और बैंक के पास ज्यादा आ गया। ठीक है, फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ गया। ठीक है, मतलब दोनों पे, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आने से भी क्या होता है कि हो सकता है कि आरबीआई के पास अब ऑब्वियसली आरबीआई को अपना पैसा रिलीज करना पड़ेगा ना बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करने के लिए, तो आरबीआई के पास पैसा कम हो गया, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में भी लिक्विडिटी का डेफिसिट आ गया। दूसरी चीज, अग्रेसिव आरबीआई मेजर्स है, क्योंकि रूपी फॉल हो रहा है, तो रूपी फॉल हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई पैसा खींच लेती है, आरबीआई क्या करती है? पैसे को सोलो कर लेती है सिस्टम से, इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि लिक्विडिटी में क्रंच आ गया, डेफिसिट आ गया। और दूसरी चीज कि लोगों ने खूब सारी स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर दी है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसीलिए भी लोगों ने क्या किया, आरबीआई से पैसा ले लिया सारा, और लोगों के पास अब अपने खुद के पास घरों में पैसा है, वो स्पेंडिंग कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से भी लिक्विडिटी बढ़ सकती है। अब आप ये देख लो एक बारी, टी बिल्स क्या होता है, थोड़ा इररेलेवेंट है यहाँ पे, ऐसे उन्होंने डाल दिया, लेकिन बेसिकली ये है कि देखो, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे बॉन्ड होते हैं ना गवर्नमेंट के, वैसे टी बिल ट्रेजरी बिल कहते हैं। ट्रेजरी बिल यानी कि गवर्नमेंट से आ रही है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आ रही है, तो ये ना शॉर्ट टर्म के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर अंदर ही लिए जाते हैं, चुकाने पड़ते हैं। तो इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, एक 3 महीने के अंदर, एक 6 महीने के अंदर, और एक 365 डेज, यानी एक साल के अंदर अंदर ही सारे सुलट जाते हैं, इसलिए इसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, गवर्नमेंट इशू करता है। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ लिक्विडिटी डेफिसिट क्या है, ये सब आपको नहीं देखना। या लिक्विडिटी डेफिसिट मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा कम हो गया है, यानी कि लोग अब खर्चा नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जो आपका डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही देखो इकोनॉमी में कुछ भी गलत होता है ना, कुछ भी गलत होता है, तो ये ध्यान रखना कि बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। इकोनॉमी में कुछ गलत हो रहा है यानी इन्वेस्टर्स का भरोसा उठने लग गया, इन्वेस्टर्स का भरोसा उठा यानी कि उन्होंने अपने बॉन्ड फटाफट बेच दिए यानी कि बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बॉन्ड यील्ड भी बढ़ जाएगी। डिपॉजिट रेट, लोग क्या करेंगे, स्पेंडिंग करने की बजाय डिपॉजिट करने लगेंगे, तो डिपॉजिट रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब आता है कि आपका ये सारी चीजें होगी। अब हम देखते हैं एनपीएस क्या है। एनपीएस की कुछ न्यूज नहीं है, बस ये है कि देखो पहले ना 18 तक एनपीएस का बहुत हल्ला था कि एनपीएस काफी बढ़ गया, 9% पे पीक कर गया। अब इवेंचुअली जितने रिफॉर्म्स आए हैं उनके चलते एनपीएस 5% पे डिक्रीज हो गए। अब एनपीए क्या होता है, सबसे पहली बात देखो, बैंक के एसेट देख लेते हैं। बैंक का एसेट क्या होता है? जो बैंक को पैसा देता है। तो जो आपका डिपॉजिट है ना, जो आपका सेविंग्स डिपॉजिट है,
जैसे आपका डिमांड डिपॉजिट हो गया, सेविंग डिपॉजिट हो गया, ये सब बैंक के एसेट नहीं है, बैंक के लायबिलिटी है। इंटरेस्ट के साथ बैंक को आपको उसको वापस करना पड़ेगा। लेकिन बैंक के एसेट क्या होते हैं? जो आपने लोन ले लिया, क्योंकि लोन अब आपको बैंक को इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, ठीक है। बैंक के पास एसेट जनरेशन की यूपीएससी पूछ चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अब देखो, बैंक के एसेट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट मतलब ऐसे लोन जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मली चल रहे हैं, कोई रिस्क नहीं। और एक एसेट होते हैं जो कि 90 दिन तक चुकाए नहीं गए, डिफॉल्ट हो गए 90 दिन के ऊपर, इनको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट की भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन है। देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे बन गया? जैसे इसने 90 डेज एक्सीड कर दिया, लेकिन अभी भी जो बैंक है वो इसको कम्प्लीटली खराब लोन नहीं मानती, कम्प्लीटली खराब एसेट नहीं मानती। तो बैंक क्या करता है? सबसे पहले बोलता है कि अगर आपका एनपीए 12 मंथ से लेके कम तक के लिए एनपीए मेंटेन्ड है, तो वो सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि खराब हो चुका है, स्टैंडर्ड से तो बुरा हो चुका है, लेकिन सब स्टैंडर्ड है, अभी पूरा खराब नहीं हुआ है। ये कब? जब 1 साल से नीचे तक वो एनपीए मेंटेन्ड है। अब मान लो कि 1 साल से ऊपर हो गया और अभी तक एनपीए मेंटेन्ड है, तो अब गवर्नमेंट बोलती है यार अब ये डाउटफुल है, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। और अगर मान लो कि लोन आइडेंटिफाई हो गया, अब ये नहीं इन्होंने टाइम लिमिट नहीं किया है, अब लोन आइडेंटिफाई हो गया। कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? आरबीआई आइडेंटिफाई कर दिया, एक्सटर्नल ऑडिटर ने कर दिया, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ने कर दिया, इन लोगों ने बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि डाउटफुल एसेट जो है वो फाइनली लॉस एसेट बन गया है। अगर ये डिक्लेयर हो गया है, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर देते हैं लॉस एसेट, ठीक है। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं होते, मतलब थोड़ा सा बचा रहता है। ऐसा नहीं मानते, जैसे 5 लाख का डूबा तो ये नहीं मानते कि पूरा 5 लाख डूब गया, फिर भी उम्मीद रखते हैं कि नहीं 1 लाख रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपके कैटेगरीज ऑफ एनपीए हो गया। अब एनपीए वगैरह से डील करने के लिए ना बहुत सारे रिफॉर्म्स है। एक तो आपका ईज रिफॉर्म आया। ईज रिफॉर्म बस ये ध्यान रखना कि आरबीआई का नहीं है, एक मिनट, ये आरबीआई का रिफॉर्म नहीं है, ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का रिफॉर्म है। और ये क्यों है? कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ना कुछ रिफॉर्म्स ले आए, नई एज कैपेबिलिटीज, नई टेक्नोलॉजीज, इन सबको यूज करके। तो ईज फ्रेमवर्क आरबीआई का नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। आरबीआई का क्या है? इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो आरबीआई का है, ईज आरबीआई का नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका अंदर का पूरा नहीं ध्यान रखना है, ये सब बहुत रबिश है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि जो एनपी वगैरह होता है ना, या जो बैड लोन्स होते हैं, इनकी रिकवरी कैसे होती है? तो व्हाट आर द रेगुलेशंस इन प्लेस? तो गवर्नमेंट ने ना सबसे पहले बनाया एक डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल क्यों बनाया? कि भाई जितनी भी डेट रिकवरी से रिलेटेड केसेस है ना, ये आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाके सीधे डीआरटी पे आए, ताकि क्विकर रेजोल्यूशन हो। तो डीआरटी बना किससे? 1993 में बना, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के अंदर। यानी क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, ठीक है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसकी 3 और बेंचेस बैठा दिए, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में, ठीक है। तो अगर 100 करोड़ से ऊपर का केस होता है तो आपको यहाँ जाने, प्रीलिम्स वगैरह के लिए याद नहीं रखना, बस डीआरटी याद रखना। तो डीआरटी के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है डेट रिकवरी से रिलेटेड किसी भी केस का, लेकिन इसके ऊपर भी एक एपेलेट मैकेनिज्म है। तो वो कौन सा है? डीआरटी, ड्रैट्स, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब जो डीआरटी है वो सारे केसेस सुनता है, अलोंग साइड सारफेसी का भी सारफेसी का जो आपके जितने भी मतलब फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ना, जिनका रिकंस्ट्रक्शन करना होता है या जिनका सिक्योरिटाइजेशन करना होता है, इन सबको हम सारफेसी एक्ट में कंसिडर करते हैं, और इसके भी ग्रीवेंसेस डीआरटी कवर करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और सारफेसी एक्ट के बारे में बताएं तो ये पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। और इसमें क्या होता है कि इट कम्स इनटू प्ले फॉर बोरोअर डिफॉल्ट्स ऑन हिज और हर पेमेंट फॉर मोर देन 6 मंथ, तब हम सारफेसी उस पर इन्वोक कर देते हैं, ठीक है। तो सारफेसी ऐसे आए चलते नहीं इन्वोक होता, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज ना, एनपीए से डील करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कंपनीज ऐसी होती है ना, ये सिर्फ यही काम करती है कि जो बैड एसेट्स बन रहे हैं ना, ये उन एसेट्स को गुड एसेट्स में कन्वर्ट करती है। तो इसीलिए इनको बैड बैंक्स वगैरह भी कह लेते हैं, ठीक है। अब देखो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए भी ना कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए कि दूसरों का भला कराते कराते खुद ही ना डूब जाए। तो आरबीआई ने कुछ इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अमेंड कर दिया है अंडर सुदर्शन सेन कमेटी, एसएस कमेटी, इसको ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अब
ये आर्क जो है इसका मेन काम क्या है, मैंने आपको बताया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेजोल्यूशन कराना। मतलब ये बैंक वगैरह से ना पैसा लेती है कि आप दो हमें अपने गंदे एसेट, उसके लिए पैसा कुछ हमको एडिशनल डिपॉजिट कर दो, और हर एसेट के लिए हम कुछ प्रीमियम चार्ज करेंगे, और हम आपका एसेट वाइट एसेट बैड एसेट को गुड एसेट बनाते रहेंगे। ठीक है, ये इसका काम होता है। सजेस्ट किसने किया? नरसिम्हम कमेटी ने किया। और ये एक कंपनी है, ठीक है, ये बैंक थोड़ी है, ये तो कंपनी है, तो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज अ एनबीएफसी विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सारे एनबीएफसी प्राइमरीली आरबीआई करता है, लेकिन सारे नहीं करता। कुछ तो मैंने आपको बताया, कुछ आपका आईआरडीआईए करेगा, कुछ सेबी करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज करेंगे। ठीक है, सो इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सार्फेसी एक्ट ऑफ 2002। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये सार्फेसी एक्ट एकदम अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इस पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यूपीएससी इसको गलत कर सकता है। ठीक है, अब ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन एआरसीज के लिए जिनके पास एक मिनिमम नेट ओन फंड 1000 करोड़ से ज्यादा का है, और मतलब बेसिकली आईबीसी से एनरोल्ड है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो सार्फेसी एक्ट है ना, इसने पहले आर्म्स को प्रोहिबिट करके रखा हुआ था कि आप सिक्योरिटाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन अब ये बिना आरबीआई की परमिशन के भी सार्फेसी एक्ट को रोल आउट कर सकता है। कौन कर सकता है? आर्क। ठीक है, इसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 300 करोड़ की है, और इसके पास एक ऑडिट कमेटी बनाई गई है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिफॉर्म्स बनाए गए। सब फालतू बातें, कुछ नहीं पढ़ना। ये एक चीज देख लो यार कि इंडिया में ना बैड बैंक का बहुत कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन बैड बैंक का असली नाम क्या है बहुत कम लोगों को पता है। इंडिया में दो चीजें बनी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एक इंडिया डेट रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों इंडिया के बैड बैंक्स हैं। बैड बैंक्स बेसिकली स्पेशल एंटिटी होती है, जो कि पहली बार 2021 के बजट में अनाउंस करी गई, जो कि जो बैंक्स के रिस्की एसेट होते हैं ना, उनको अलग करके उनको अलग से ट्रीटमेंट देता है। अब इसमें ना एनएआरसीएल क्या करता है कि जितने भी बैड बैंक के अकाउंट, मतलब बैड लोन के अकाउंट है ना, उन सबको एग्रीगेट करता है और उनको अक्वायर कर लेता है अपने अंडर। ठीक है, और ये इसकी मेजोरिटी स्टेक किसके पास है? पब्लिक सेक्टर बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, जिसमें कैनरा बैंक स्पॉन्सर है। ये सब ध्यान में रखना, अगर ये आएगा भी तो स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। एनएआरसीएल का मेन काम क्या है? तो ये बैड बैंक का रिकंस्ट्रक्शन, बैड लोन्स का रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है। मेजोरिटी स्टेक पीएसबी के पास है। और जो आईडीआर सीएल है, इसका काम है कि जो डेट रेजोल्यूशन प्रोसेस चलेगा ना पूरा, अब जो प्रोसेस वगैरह होता है ना यार, ये जनरली जो डेट रेजोल्यूशन का प्रोसेस है, ये जनरली प्राइवेट बैंक अपनी एफिशिएंसी से ज्यादा अच्छे से करता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है, इनकी मेजोरिटी रहती है। ठीक है, तो किसकी मेजोरिटी, ये आपने ध्यान रख लिया, और इसका काम क्या ये ध्यान रखना, और कुछ ध्यान नहीं रखना। इन्फ्लेशन पे आ जाते हैं। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ गई। 2020 में, सपोज 2002 में अगर कुरकुरे 5 रुपए का आता था, तो अब आपका कुरकुरे अगर 25 रुपए में आने लग गया, तो मतलब क्या? इन्फ्लेशन हो गया। कुरकुरे तो उतना ही था। तो जनरल राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो देयर आर 3 मेट्रिक्स। पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसमें से सिर्फ होलसेल प्राइस इंडेक्स को ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो कैलकुलेट करता है। क्यों? अरे होलसेल कंज्यूमर के पास थोड़ी जाता, होलसेल तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाता है, कमर्शियल यूनिट्स में जाता है, इंडस्ट्रीज में जाता है। तो यही मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी ना। तो होलसेल का आपको ध्यान रखना है कौन रिलीज करता है, बाकी सबको एनएसओ रिलीज करता है। एनएसओ क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन। 2019 में क्या हुआ कि एनएसएसओ, पहले इसकी दो बॉडीज थी, एनएसएसओ और सीएसओ। सीएसओ क्या करता था? सारा एम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह निकालता था, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर निकालता था, और एनएसएसओ सारा सोशल डेटा निकालता था, जैसे आपका पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स और सोशल असेसमेंट, एग्रीकल्चर असेसमेंट, ये सब एनएसएसओ निकालता था। इसको कंबाइन कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और बना दिया एनएसओ। अभी क्या है? एनएसओ इन दोनों को संभाल रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनमें इन्फ्लेशन वगैरह क्यों होता है। पहले तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में। सबसे पहले तो वेरिएशन ऑफ आइटम्स है। तो सीपीआई जो है वो कंज्यूमर के पास जा रहा है। कंज्यूमर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत सारी चीजें, बस सबसे ज्यादा खाना। खाने के बिना कंज्यूमर कैसे रहेगा? आप मार्केट में जाते हो, कुछ खाने का तो लेके आते हो ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सबसे ज्यादा वेटेज जाता है फूड एंड बेवरेजेस में, मोर देन 45%। और जो होलसेल है, होलसेल में सबसे ज्यादा थोक में क्या निकलेगा? कोई मैन्युफैक्चर्ड चीज। इंडस्ट्री है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करेगी ना।
तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इसमें वेटेज रखता है, तो दोनों का हाईएस्ट वेटेज डिफरेंट है, ठीक है। कुछ चीजें कॉमन है बट हाईएस्ट वेटेज कौन सा आइटम रखता है वो डिफरेंट है। अब देखो यार, इन्फ्लेशन बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है इंडिया में वो अभी राइज पे है। तो आप ये बताओ कि इन्फ्लेशन से दिक्कत क्या होती है। इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ यार, कि आपकी करेंसी इरोड हो गई। मतलब जो चीज आप 100 रुपए में खरीद सकते थे ना, उसको खरीदने के लिए अब 100 रुपए काफी नहीं है। अब उसको खरीदने के लिए सपोज आपको 1,000 चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी एग्जिस्टिंग करेंसी इरोड कर गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। पहली चीज, अगर यार मेरी करेंसी इरोड कर जाएगी तो डेफिनेटली दूसरी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाएगा। हमारा इम्पोर्ट जो है, मैं जो इम्पोर्ट कर रही हूँ वो मेरी करेंसी से कर रही हूँ ना, मैं तेल तो मेरी पैसे से खरीद रही हूँ और मेरे पैसे की वैल्यू कम हो गई, तो मेरे इम्पोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इम्पोर्ट की वैल्यू बढ़ी यानी करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट हो गया, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इम्पीड हो सकती है, क्योंकि लोग स्पेंड करना बंद कर देंगे, ठीक है। लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। दूसरी चीज, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जो गरीब होता है ना सबसे ज्यादा पैसा अपने हाथ में रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं वो बैंकिंग सिस्टम में डाल रहा है, फॉर्मल सिस्टम में डाल रहा है। उसके हाथों में जो 100 रुपए रखे हुए हैं ना, वो अचानक से इन्फ्लेशन होने की वजह से अगले दिन ही उसकी वैल्यू डिक्रीज होकर शायद 50 रुपए बन जाए, यानी सिर्फ वो 50 रुपए की चीजें ही खरीद पाए। तो इससे सबसे ज्यादा किसको दिक्कत हुई, गरीब लोगों को। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी ये पुअर कर देता है, ठीक है। फिर इट ऑल्सो डिक्रीजेस सेविंग, क्योंकि लोगों के पास नेगेटिव रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, तो लोगों को लगेगा सेव करने से होगा क्या, तो लोग सेव करना भी कम कर देंगे, सेविंग कम हो जाएगी मार्केट में, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि इट ऑल्सो डिक्रीजेस एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो अपने आप ही महंगे हो जाएंगे। तो महंगी चीजें कौन खरीदेगा दुनिया में, जब चाइना है तो नहीं खरीदेगा। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब यार इन्फ्लेशन का कुछ करना पड़ेगा, है ना। इन्फ्लेशन के लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या हुआ, उर्जित पटेल ने ना अपनी रिकमेंडेशन दी थी 2014 में कि इन्फ्लेशन इंडिया में टारगेटेड होना चाहिए, इन्फ्लेशन होना चाहिए एक लेवल तक। इससे ये दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, सिस्टम में स्पेंडिंग चल रही है, पैसे की कुछ वैल्यू है, लेकिन वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। तो ये टारगेट किसने किया फिर, सबसे पहले उर्जित पटेल कमेटी ने रेकमेंड किया, तो क्या हुआ, एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बना दिया गया 2015 में, ठीक है। किसने बनाया ये, आरबीआई ने। इसके चलते एक बॉडी गठित करी गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें कौन लोग बैठेंगे, एक तो आरबीआई के लोग बैठेंगे, गवर्नमेंट के, ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि दोनों अलग अलग बनाएंगे। ये तो पूरी आपकी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कौन किस तरीके से डील किया जाता है बताइए। एक मॉनेटरी पॉलिसी से किया जाता है, एक फिस्कल पॉलिसी से किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है, गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है, आरबीआई। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन की कोई बात होगी तो आरबीआई का भी मेंबर होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। तो 3 मेंबर आरबीआई के हो गए, 3 गवर्नमेंट के हो गए, ठीक है। उसमें से भी एक मेंबर जो होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर के पास वोटिंग राइट नहीं है, सिर्फ कास्टिंग वोट है, यानी कि अगर ड्रॉ हो गया तो ये कास्टिंग वोट देंगे। एमपीसी कितनी बार बैठेगा, तो 4 क्वार्टर होता है, तो ये भी 4 बार बैठता है इन अ ईयर, ठीक है। फिर इसके बाद है कि इसका कोरम क्या होता है। तो जैसे 6 लोगों का मेंबरशिप है, तो इन्होंने कोरम रखा हुआ है कि अगर 4 लोगों ने किसी पे भी किसी मुद्दे पे अग्री कर दिया तो उस चीज को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये सब बता दिया। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग एमपीसी कैसे करती है, ये क्या करती है, एक ना रेपो रेट, एक पॉलिसी रेपो रेट सेट कर देती है। देखती है कि इन कंट्री में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, इन्फ्लेशन का टारगेट सेट कर देती है कि प्लस माइनस, जैसे सीपीआई 4% है, तो इसका प्लस माइनस 2 डिविएशन के साथ यानी कि कितना, 6 और 2%। मतलब मैक्सिमम हम इन्फ्लेशन टॉलरेट कर सकते हैं 6 का, और मिनिमम कर सकते हैं 2 का। तो इस रेंज के बीच में ये एडजस्ट करने की कोशिश करती है, कैसे, रेपो रेट से, ठीक है। तो रेपो रेट को एडजस्ट करके ये इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने की कोशिश करती है। मैंने आपको उसका टारगेट बता दिया, +-4%, मैक्सिमम लिमिट 6, मिनिमम लिमिट 2, ठीक है। अब देखो क्या होता है, बाकी सारी चीजें नहीं सुनना, बस ये देख लो कि और जो आरबीआई वगैरह है ना, ये लोग कैसी पॉलिसीज अप्रोच करते हैं। देखो सपोज करो कि कंट्री में रिसेशन आ रहा है, रिसेशन यानी कि पैसा नहीं है लोगों के पास, ठीक है, इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही है, कैपिटल नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए गवर्नमेंट पैसा डालने लग जाएगी, आरबीआई पैसा डालने लग जाएगा। पैसा कैसे डालेगा, इजी लोन दे दो भाई, इजी लोन कैसे दोगे, इंटरेस्ट रेट को कम कर दोगे।
इंटरेस्ट रेट कम करने का मतलब क्या, कि बहुत सारा पैसा सिस्टम में डालने की कोशिश करना। तो इसको बोलेंगे डोविश पॉलिसी। डोविश यानी कि जो पीस मेकिंग होता है, डव मतलब क्या होता है, कबूतर। पीस मेकिंग की, कि चलो ठीक है, लोग पैसा मांग रहे हैं तो हमने दे दिया। तो व्हेन गवर्नमेंट ट्राइज टू एक्सपैंड द मनी सप्लाई by decreasing the inflation rate or repo rate or policy rate, then that is called accommodative stance या फिर dovish policy by the government। ठीक है। और hawkish मतलब कि तेज तर्रार, एकदम चील जैसा, कि बिल्कुल नजर बैठाए रखा है कि बिल्कुल पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि वो पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इट इज ट्राइंग टू कर्ब द मनी सप्लाई। कैसे करेगा, बाय इंक्रीजिंग द पॉलिसी रेट। ठीक है, तो ये दोनों देख लेना। कैलिब्रेटिव टाइटनिंग मतलब क्या होता है, कि पैसे को टाइट किया जा रहा है लेकिन अचानक से नहीं, धीमे धीमे करके। एक हेलीकॉप्टर मनी, आप याद रखना, ये काफी था कोविड के टाइम पे। हेलीकॉप्टर मनी मतलब होता है, हेलीकॉप्टर पॉलिसी, हेलीकॉप्टर मनी, ये गवर्नमेंट जो है ना, खूब सारा पैसा, ऐसे सोचो कि हेलीकॉप्टर से पैसा उड़ा रही है गवर्नमेंट, मतलब बहुत भयंकर तरीके से अकोमोडेटिव पॉलिसी, डोविश पॉलिसी अपना रही है। ये जनरली क्राइसिस के टाइम पे होता है, जैसे कोविड वगैरह हो जाते हैं तो गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर मनी अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम प्राइसिंग मॉनिटरिंग, प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर में। तो क्या होता है ना यार, कि आप जो कुछ खरीदते हो, होलसेल के प्राइसेस, रिटेल के प्राइसेस, या उनके जो कुछ आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, इनके प्राइसेस को रेगुलेट कौन करता है, तो अभी तक कोई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कंज्यूमर अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने बोला कि हम प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स बना देंगे सारे डिस्ट्रिक्ट। तो सारे डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है, अभी तक बना नहीं, इंटेंडेड है, इसलिए इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, बस इतना याद रखो। प्राइस मॉनिटरिंग करेंगे तो आधा शेयर गवर्नमेंट का, सेंटर का, आधा शेयर स्टेट गवर्नमेंट का। और आपको अभी इसमें कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी रोल आउट नहीं हुआ, तो ये नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, अगर सपोज करो कि आरबीआई को शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनसे लिक्विडिटी एडजस्ट करानी है, यानी उनकी लिक्विडिटी जो है उसको अब्सॉर्ब करना है। ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के नाम से एक इसने फैसिलिटी क्रिएट करी, कि आप बिना किसी कोलेटरल को दिए, मतलब आप बिना अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिए, बिना कोलेटरल दिए भी हमसे पैसे ले सकते हो, आरबीआई से पैसे ले सकते हो। ठीक है, एक डिफरेंट रेट पे। ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि पहले जो एक फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट थी उसको हटा दिया गया, और अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट अलग ले आई गई। इसको भी किसने रेकमेंड किया, उर्जित पटेल कमेटी ने। देखो, जितने भी नए नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं ना, ये सारे उर्जित पटेल के, और जितने पुराने रिफॉर्म्स है ना वो सारे नरसिम्हम कमेटी के। तो आपसे अगर ये आ जाए ना, तो थोड़ा ध्यान रखना कि नए टाइप के रिफॉर्म की बात हो रही है कि पुराने रिफॉर्म्स की बात हो रही है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, ये एक डिपॉजिट, मतलब आप क्या कर सकते हो, आरबीआई के पास अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट फैसिलिटी है ना, इसके लिए आपको कोई कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करने की जरूरत होती है। ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, एसडीएफ और ज्यादा यूज में कब आया, जब कोविड आया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कि ज्यादा प्रॉमिस करके कि हम एसडीएफ के अंदर आपको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे, आप अपना पैसा हमारे पास पार्क कर दो, डिपॉजिट कर दो। तो लिक्विडिटी को रोकने के लिए, सरप्लस लिक्विडिटी को रोकने के लिए, लिक्विडिटी सरप्लस ही होगी, क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर मनी वाला कॉन्सेप्ट, कि गवर्नमेंट खूब सारा पैसा बांटने लगे थे डिमांड रेस करने के लिए, तो उसको कर्व करने के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाई गई। ठीक है। अब लिक्विडिटी को मैनेज करने के और कौन से तरीके हैं, तो स्पेशली हम कोविड के टाइम लाए। यार ये सब बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कोविड में ना बहुत ज्यादा पैसा बिका है, बहुत, गवर्नमेंट ने बहुत पैसा बाहर बांटा है, तो अब उसको कंट्रोल करना चाह रही है। तो एक टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है। इसमें क्या किया था, कि जो लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज थी ना, लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज को बेचा गया था और शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज को खरीदा गया था। इससे क्या था, कि आपका जो बॉन्ड रेट्स है मार्केट में वो स्टेबलाइज हो रहा है, कि इसीलिए किया गया था। ठीक है। ऐसी ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक 1999 का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या तो बेच सकती है तो खरीद सकती है। तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज के साथ डील करती है। अब अगेन बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, 1 मिनट के लिए मुझे ब्रेक दीजिए प्लीज।
हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, ये जो सारी टाइटनिंग पॉलिसीज होती है ना, ये कैसे परस्यू करी जाती है? रेपो रेट से, रिवर्स रेपो से, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से, इनका ना सारा बहुत बढ़िया एक कंपैरेटिव दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले देखो रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट मतलब रीपर्चेसिंग ऑप्शन, ठीक है। ये ऐसी रेट है, सिंपल टर्म्स पे सुनना, कि आरबीआई के पास आपके बैंक्स का है, बैंक ने बोला हमको लेंडिंग करनी है, हमको थोड़ा सा पैसा चाहिए। आरबीआई ने बोला ले लो, मेरे को बदले में क्या मिलेगा? तो आरबीआई ने बोला कि आप मुझे अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स दो, ठीक है। मतलब आपने अपने कुछ बॉन्ड्स डिपॉजिट करे, तो आरबीआई ने आपको लेंडिंग कर दी, पैसा दे दिया उसके बदले में। किसको दे दिया? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को। यहाँ पे लेंडर कौन है? आरबीआई, ठीक है। और मांगने वाला कौन था? पैसा मांगने वाला कौन था? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। तो द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आरबीआई को ऐसा नहीं है कि जरूरत है, लेकिन लिक्विडिटी को संभालने के लिए आरबीआई खुद बैंक के पास जाता है और बोलता है कि एक काम करो, मैं तुमको बॉन्ड दे रहा हूं अपने, और उसके बदले में अपना पैसा मेरे पास पार्क कर दो, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना, लिक्विडिटी कर्व करने के लिए, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो, कि आरबीआई अब उल्टा काम करने लग गई। जो काम उसको लेंडिंग देने का था, वो खुद ही लोगों से मांग रही है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसमें कोलेटरल देने पड़ते हैं कि नहीं। तो मैंने आपको बताया ना, कोलेटरल बॉन्ड में देने पड़ेंगे। इस केस में शेड्यूल कमर्शियल बैंक को बॉन्ड में कोलेटरल देना पड़ेगा, इस केस में आरबीआई को कोलेटरल देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोलेटरल तो देने पड़ेंगे। अब आते हैं कुछ स्टैंडिंग फैसिलिटीज पे, ठीक है। एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एसडीएफ हमने अभी अभी देखा, ये अभी कोविड के टाइम के अराउंड ही इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे आरबीआई ना अगेन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को बोलती है कि आप मेरे पास अपना एक्सेस बैंक जो है, एक्सेस फंड जो है, वो आप मेरे पास पार्क कर दो। लेकिन इसके लिए आरबीआई कोलेटरल नहीं लेती, ना फिर देती है, ठीक है। और ये बैंक के ऊपर है कि बैंक अपना पैसा पार्क करना चाहता है कि नहीं। इसीलिए क्योंकि बैंक को कोई फायदा थोड़ी हो रहा है, बैंक को थोड़ी कोई बॉन्ड मिल रहा है, कोई कोलेटरल थोड़ी मिल रहा है। तो बैंक को करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? सपोज करो कि बैंक एकदम दौड़ा दौड़ा आया कि मेरे को 15 दिन के अंदर के लिए फटाफट एक वो चाहिए, मैं 15 दिन के अंदर रीपे कर दूंगा, लेकिन मुझे एकदम इमीडिएट लेवल पे बोरिंग चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग इनेबल करता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल रेपो रेट होता है ना, इससे +1% ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई जो है वो आपको फंड दे देती है, बोरो कर देती है आपको। और इसकी लिमिट है सारे बैंक्स के लिए। ऐसा नहीं है कि बैंक दौड़े दौड़े आए और 50 करोड़ लेके चले जाए। तो बैंक का जितना भी नेट डिमांड इन टाइम लाइबिलिटीज होती है ना, उसका 2% ही, सिर्फ उसका 2% ही वो एमएसएफ से अवेल कर सकती है। अब बैंक अगर इतनी डेस्परेशन में इतना मांग रही है, तो बैंक कोलेटरल देगी कि नहीं देगी? तो कोलेटरल यहाँ पे होता है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया। अब नेक्स्ट है रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी। एकदम बकवास चीज, कुछ नहीं पढ़ना इसमें, बस ये देखना है कि आरबीआई ने सेटअप किया था रेगुलेशंस को रिव्यू करने के लिए, कि आरबीआई जो सारे बैंक्स को कह रही है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को, यूसीबी को, एनबीएफसी को, ये सब मान रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए एक रिव्यू अथॉरिटी बना दी है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब फटाफट की कॉन्सेप्ट देख के इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को। अब सुनो, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर क्या होता है, सीसीपी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना, सारे एक ना बेसल रिफॉर्म्स आए हुए हैं, ठीक है। तो बेसल कन्वेंशन में ये बोला गया कि बैंक के हेल्थ को इंश्योर करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। इसमें ये बोला गया कि जो सेंट्रल बैंक्स है ना सारे, वो अपने कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। वो स्टैंडर्ड किस फॉर्म में होगा? कि बैंक को कितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बैंक का टोटल एनपी कितना ब्रीच नहीं करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे ही ना इंडिया में भी एक सीसीए फ्रेमवर्क बनाया गया है, सीसीबी फ्रेमवर्क, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। कैपिटल बफर मतलब क्या होता है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि कल को आपका पूरा लोन डूब जाए तो भी बैंक बच जाए, उसके डिपॉजिटर्स बच जाए, ठीक है। तो इसीलिए एक कैपिटल बफर है। ये कौन एस्टैब्लिश करेगा? भाई इंडिया का जो मेन फाइनेंशियल वॉचडॉग है, आरबीआई, वही करेगा। तो बस ये इतना ही है, ठीक है। फिर बैंक का अश्योरेंस क्या होता है? बैंक मतलब कुछ बैंकिंग हो रही है, और अश्योरेंस मतलब कि कुछ इंश्योरेंस हो रहा है। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, बैंक के साथ टाई अप करती है, ठीक है।
जैसे आपका कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई, स्टार इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, गई आईसीआईसीआई बैंक के पास, जिसने बोला भाई आईसीआईसीआई मैं तुमको पैसे दूंगी लेकिन तुम्हारे जितने भी कस्टमर है ना तुम उनको बोलो कि मेरा ही इंश्योरेंस यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने अपना खुद का इंश्योरेंस करा दिया बैंक के लोगों को लेकर। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, सीडी रेशियो। देखो, सीडी रेशियो मतलब होता है कि कितना, देखो हर एक बैंक के पास ना जो पैसा है ना वो बेसिकली डिपॉजिटेड है। मतलब मैंने अपना बहुत सारा पैसा बैंक में डाल के रखा है, आपने डाल के रखा, 3-4 लोगों ने डाल के रखा, तब जाके तो यार एक पूल बना ना। और इसी पूल ऑफ मनी को तो वो बाद में क्रेडिट में यूज करता है। लेकिन आइडियली उसको करना चाहिए क्या, सारे डिपॉजिटर्स का पैसा क्रेडिट में डालना चाहिए क्या डायरेक्टली? नहीं। तो ये जो सीडी रेशियो होना चाहिए ना, ये हमेशा कम होना चाहिए। तो यही होता है कि कितना डिपॉजिट था बैंक के पास और उस डिपॉजिट में से कितना उसने क्रेडिट में डाल दिया है। ठीक है, ये सीडी रेशियो होता है और ये हमेशा कम होना चाहिए एक अच्छे बैंक के लिए। ठीक है, फिर पीसीए फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एक बार प्रॉम्प्ट करेक्टिव कुछ नहीं होता, ये भी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, आरबीआई ने बना के रखा हुआ है। आरबीआई ने क्यों बना के रखा हुआ है? इन कंप्लायंस विद बेसिक नॉर्म्स। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यही है कि अगर बैंक के पास बैड लोन्स आ गए हैं, ठीक है, तो उससे उसको बचाया जाना चाहिए। बचाने से पहले हमको क्या देखना है कि वो बैंक की हालत क्या चल रही है, बैंक की हेल्थ। बैंक की हेल्थ कैसे मेजर करेंगे? 3 पैरामीटर पे, रिटर्न ऑन एसेट पे, नेट एनपीए पे और सीआरएआर पे, रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो पे। ठीक है, तो अगर आप सपोज पीसीए कंप्लायंट नहीं हो, सपोज आपने ये रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, इसके स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, तो आपको आरबीआई रोक देगा कि आप अपनी ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकते, घर पे भी नहीं कर सकते, बाहर पे भी नहीं कर सकते, और आप अपना डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते बिना आरबीआई को बताए। ठीक, अब आते हैं लोन का वेव ऑफ और लोन का राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। देखो, वेव ऑफ मतलब होता है वेवर, किसान को वेवर नहीं मिलता, मतलब कि पूरा का पूरा लोन माफ कर दिया, कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ द लोन। और राइट ऑफ मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ डिफॉल्टेड लोन या फिर एनपीए फ्रॉम एसेट साइड एंड रिपोर्ट इट एज अ लॉस बाय द लेंडर, यानी कि लोन को लॉस एसेट डिक्लेयर कर देना, इसको बोलते हैं लोन का राइटिंग ऑफ करना। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर लोन 50,000 का था तो पूरा 50,000 राइट ऑफ हो गया या वेव ऑफ हो गया, वेव ऑफ नहीं हुआ, लेकिन बैंक बैंक ही डिक्लेयर कर देगा कि इसका अबाउट 30,000 तो जा चुका है, ये तो बैड बैड वो बन गया है, बिल्कुल लॉस एसेट बन गया है, बाकी 20,000 कैसे रिकवर करना है इस पे बात करते हैं। इसको कहते हैं राइटिंग ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ मतलब आपने उसको एडिट कर दिया कुछ। फिर उसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ये कुछ नहीं है, ये एक बेंचमार्क है। ठीक है, जो कि आरबीआई बनाता है। ये बोलता है कि इस मार्जिनल कॉस्ट से नीचे बैंक लेंडिंग नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे सेट कर दिया ना कि 5% से नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं देना है तो कोई भी बैंक नहीं देगा। ठीक है, तो इससे नीचे एक लोअर मिनिमम इंटरेस्ट रेट ही सेट कर देता है। फिर इसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये क्या चीज होती है? ग्लोबल लेवल पे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ध्यान रखना आईएमएफ करता है। यार आईएमएफ का काम ही है, अगर आप आईएमएफ के गोल्स में जाओगे ना, तो जैसे वर्ल्ड बैंक के गोल्स में है डेवलपमेंट कराना, पॉवर्टी हटाना, आईएमएफ की में है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन लाएगा? आईएमएफ। और इंडिया में कौन लाएगा? फाइनेंशियल वॉचडॉग आरबीआई। ठीक है, बाकी सब नहीं देखना। अब सेंट्रल बैंक की ऑम्बुड्समैन स्कीम है, इसमें ना तीन तीन ऑम्बुड्समैन को इंटीग्रेट कर दिया गया है ताकि एक सिंगल विंडो बने जहां पे आप अपनी कंप्लेन फाइल करो, और इन केस 30 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं होता है या आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप एक अलग से कंप्लेन फाइल कर सकते हो सिंगल विंडो में। ठीक है, और न्यूज क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि सारी की सारी कंप्लेन सुनने का जो एक कॉमन सेंटर बनाया गया है, वो आरबीआई ने चंडीगढ़ में स्टैब्लिश कर दिया है। ठीक है, बस यही है। ऑम्बुड्समैन का काम क्या होता है? नॉर्वे से स्कीम आई है। ऑम्बुड्समैन मतलब कि आपकी ग्रीवेंसेस सुनते हैं बैठ के कि आपको बैंक से क्या परेशानी चल रही है। ठीक है, फिर दक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने कुछ एफएलटीज में देखा, शायद इस साल आ भी जाइए। तो दक्ष मतलब क्या होता है? विजिलेंट। विजिलेंट किस चीज का? आरबीआई बोलेगी कि मैंने जो आपको स्टैंडर्ड्स बोले वो आप मानते भी होगे नहीं, कंप्लायंट होगे नहीं, ये देखने के लिए एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन देखने के लिए दक्ष ऐप लाई गई है। ठीक है, ये किस किस को करेगा? ना सिर्फ बैंक्स को बट यूबीसी को, आपके एनबीएफसी को, आरआरबी को, नबार्ड को, सबको करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑल्सो हम देख चुके हैं, बट आप इसमें बस ये देखो
और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सुनना। अभी तक आप देख रहे थे सारी चीजें, उसमें कहीं पे भी बैंक नहीं आ रहा था, ठीक है, इसीलिए वो कंपनीज एक्ट में था। लेकिन इसमें बैंक आ रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके बाद भी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। लेकिन क्योंकि ये एक बैंक है ना, इसको लाइसेंस मिलता है बैंक का। लाइसेंस कौन देता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनमें 75% तक का जो लोन होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ये पीएसएल को देना चाहिए। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो नेशनल बैंक्स है, नेशनल बैंक को ही सिर्फ 40% का मेंटेन करके रखना पड़ता है, बाकी सबको 75% का मेंटेन करना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका पेड अप कैपिटल 200 करोड़ तक का होना चाहिए। लिस्टिंग मैंडेटरी होती है हर 3 साल में। अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ रीच कर गया है तो ये सब कुछ फलाना ढिमाका, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 साल से न्यूज में, अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। यार ये कुछ नहीं होता। देखो ये ना एक एनबीएफसी टाइप की चीज है। जैसे आपका बैड बैंक या एआरसी होता है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ऐसे अकाउंट एग्रीगेटर होता है। क्या होता है यार, जैसे मैं हूँ, मेरे पास ना बहुत सारे अकाउंट है। मेरे पास एक डीमैट अकाउंट हो गया, ठीक है, मेरे पास एक एसबीआई का अकाउंट हो गया, मेरे पास एक किसी म्यूचुअल फंड का अकाउंट हो गया, खूब सारे अकाउंट हो गए मेरे पास, अलग अलग बैंक के अकाउंट हो गए। डीमैट 3 बैंक में हो गया, बैंकिंग एसबीआई के मेरे पास खूब सारे सर्विसेज हो गए, म्यूचुअल फंड के मैंने खूब सारे बैंक के बहुत सारे पोर्टफोलियोज बना दिए। इतने सारे हो गए कि भाई मुझे बताएगा कौन कि मेरा अकाउंट परफॉर्म कैसे कर रहा है, मैं उसकी सर्विसेज यूज कैसे कर पाऊंगी। और मैं तो छोड़ दो, बहुत सारी कंपनीज है जिनको ये सारी सर्विसेज पता करनी है कि एक अकाउंट कहाँ कहाँ पे एनरोल्ड है, उससे कुछ बेनिफिट निकालना है। तो ये सारा डेटा सेंट्रलाइज करके कौन देगा? तो वो देता है अकाउंट एग्रीगेटर। ये एक टाइप का ना एनबीएफसी होता है, नॉन बैंकिंग। बैंक का काम तो कर नहीं रहा लेकिन फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस है, ठीक है। रेगुलेट इसको कौन कर रहा है? आरबीआई। और ये क्या करता है, ये सारे आपके अकाउंट्स को एग्रीगेट कर देता है, चाहे वो अकाउंट एसबीआई के साथ, सेबी के साथ हो, आरबीआई के साथ हो, पीएफआरडीए के साथ हो, आईआरडीए के साथ हो। ये क्या करेगा? रियल टाइम की शेयरिंग करेगा। तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स कौन हो गए? बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, जीएसटी प्लेटफॉर्म, इन सब की रजिस्ट्री मेंटेन करके रखता है ये एक जगह पे, ठीक है। एनबीएफसी है ये कंपनी है, इसका काम ही यही है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो यूजर्स होते हैं ना इस डेटा का, उन यूजर्स को रियल टाइम पे इसकी इंफॉर्मेशन देता है। इससे ना कंपनी की, मतलब इंडिया में जो बैंकिंग है उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। फिर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये कौन देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये एक नया टाइप का है इन्फ्लेशन इंडेक्स है। तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई जैसा मत सोच लेना कि ये आपका एनएसओ दे रहा है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, हर साल देता है। और ये अपना एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन किस हिसाब से करता है? सीपीआई अर्बन के हिसाब से, ठीक है। ये यूज क्यों होता है कि जो भी इसका रेट चल रहा है ना, उसी रेट पे आप अपनी जमीन खरीद सकते हो। कोई भी लॉन्ग टर्म की जो कैपिटल गेन्स होते हैं ना, जैसे आपका जमीन हो गया, कुछ शेयर मार्केट में कुछ खरीद लिया, कोई भी लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन, ये आप किस रेट पे खरीदते हो? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के रेट पे। और ये किस रेट से डिफाइन होता है? सीपीआई अर्बन से डिफाइन होता है। सीपीआई कौन कैलकुलेट करता है? सीपीआई कैलकुलेट करता है एनएसओ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब लिबोर देख लेते हैं, लिबोर और मिबोर। ये कुछ नहीं है, आपसे बस ऐसे पूछेंगे कि या तो इसका फुल फॉर्म क्या है या बेसिकली क्या है। कि ना रेफरेंस रेट होती है कि किस रेट पे सारी बैंक्स को एक मिनिमम रेट बता देता है, जिस रेट पे शॉर्ट टर्म की बोरिंग अलाउड होनी चाहिए। जैसे इसने अगर सेट कर दिया 4%, तो सारी कंट्रीज को एटलीस्ट 4% देना पड़ेगा। मिबोर यानी इंडिया, इंडिया किसको, इंडिया में कौन इसको मेंटेन कर रहा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर इसने कह दिया कि मिनिमम 2% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग का, तो पूरे बैंक्स को ये मिनिमम फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये एक बेंचमार्क्स है इंटरेस्ट रेट्स के, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन। बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट ना, आई होप आप लोग को पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। देखो, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड प्राइस मतलब क्या होता है कि मैंने कोई बॉन्ड खरीदा ये सोच के कि मेरे को उसमें बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा, लेकिन मेरे को जैसे ही लगा ना कि मेरे को उससे प्राइस नहीं मिलेगा क्योंकि इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं चल रही, किसी भी रीजन से, इन्फ्लेशन आ गया कि रिसेशन हो गया कि कुछ भी हो गया, मेरे को जैसे ही डाउट होगा ना कि मेरा बॉन्ड फेल होने वाला है, इसमें मेरे को रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, मैं इसको बेच दूंगी। तो बेच दूंगी मतलब जितना ज्यादा कोई बॉन्ड बिकता है ना, जितने फास्ट बॉन्ड बिकता है, उतना तेज उसका यील्ड होता है। तो बॉन्ड जल्दी बिक रहा है मतलब कि लोगों को अपने बॉन्ड्स पे विश्वास नहीं, अपनी इकोनॉमी पे विश्वास नहीं है, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने आपको इन्वर्स रिलेशनशिप बता दी प्राइस और यील्ड, ठीक है।
अब बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, अ, ऐसा बोला जाता है कि जितना ज्यादा टाइम आप बॉन्ड को होल्ड करके रखोगे ना, उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जनरली तो यही बोला जाता है कि बॉन्ड जितना ज्यादा लंबे टाइम के लिए, टेन्योर जितना ज्यादा है, उतना ज्यादा उसकी यील्ड है। ठीक है, उतना ज्यादा आपको उस पर रिटर्न मिलेगा, ये कह लो कि रिटर्न ज्यादा मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या देखा जाता है इकोनॉमी में, कि जो शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड्स है ना, शॉर्ट टेन्योर वाले जो बॉन्ड्स है, वो ज्यादा यील्ड देते हैं लॉन्ग टर्म वाले पे। क्यों? क्योंकि लोग फटाफट अपने बॉन्ड बेच रहे हैं, सस्ते में बेचने को तैयार है। ठीक है, सस्ते में बेचने को तैयार है मतलब क्या? सपोज मैंने एक बॉन्ड खरीदा 10 रुपए का, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैंने दूसरे को बेच दिया 5 रुपए का। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला था, जब मैंने खरीदा गवर्नमेंट ने बोला कि मैं इसको डबल करके 20 बना दूंगा। ठीक है, जो भी आप पैसा खरीद रहे हो उसको डबल करके 20 बना दूंगा। अब आपने जल्दबाजी में, या आपको ट्रस्ट नहीं था गवर्नमेंट पे, तो आपने इसको बेच दिया 5 रुपए में। अब जब गवर्नमेंट फाइनली देना चालू करेगी ना, तो गवर्नमेंट इसको कितना देगी? 20, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो 20 ही प्रॉमिस किया ना। तो देखो, इसको 20 मिलता है तो इसको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, इसको 20 मिलता है तो इसको 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यानी कि बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है जब लोग सस्ते में अपने बॉन्ड बेचना चालू कर देते हैं। ठीक है, और सस्ते में बॉन्ड क्यों बेच रहे हैं? कि लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ ही नहीं है, उनको ये 20 रुपए गवर्नमेंट कभी दे ही नहीं पाएगी, इकोनॉमी अच्छी चल ही नहीं रही है। तो इसको क्या कहते हैं कि इट प्रिडिक्ट्स रिसेशन। ठीक है, अब आते हैं यील्ड कंट्रोल कर्व। यील्ड, मैंने आपको बताया बॉन्ड यील्ड बढ़ना कभी अच्छी बात नहीं होती, तो यील्ड को कंट्रोल करना पड़ता है। तो यील्ड को कंट्रोल करने का कर्व है, जैसे कि जापान ने फॉलो किया, यही न्यूज में है। तो कैसे आप यील्ड को कंट्रोल करोगे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाके। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कैसे लाते हैं? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो बॉन्ड यील्ड भी कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्लोबल स्टैगफ्लेशन। कोविड के बाद से क्या चल रहा है? स्टैगफ्लेशन। स्टैग मतलब कुछ स्टैग्नेंट हो गया, तो क्या स्टैग्नेंट होगा भाई? ग्रोथ स्टैग्नेंट होगा। और फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन क्या है? बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ना है, बढ़ भी रहा है, और उससे ग्रोथ भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत तेज कंडीशन आती है। इसीलिए आप देख रहे हो कि बहुत सारे ग्लोबल ले ऑफ्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टैग्फ्लेशन चल रहा है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि करेंसी की डिजाइनिंग कौन करता है, ये बताया गया। तो यार करेंसी की डिजाइनिंग हमेशा आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ही करता है। ठीक है, और इसको अप्रूव, करेंसी की डिजाइन को अप्रूव कौन करता है? आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन छापता कौन है करेंसी को? सिर्फ आरबीआई। और कॉइन्स को, 1 रुपी कॉइन को कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन से एक्ट के अंदर छापता है? कॉइनेज एक्ट 2001 के अंदर। ठीक है, फिर हैंडबुक्स और स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट, कुछ नहीं, आरबीआई ने पब्लिश किया, इतना ही ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं। और लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है? देखो क्या होता है कि सपोज आपने किसी से कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन किया, लेन देन किया। ठीक है, आप एक लीगल एंटिटी बनने चाहिए हो, लेकिन आप लीगली स्टैब्लिश नहीं हुए हो। तो आरबीआई ने क्या किया कि जो लार्ज बोरोज होते हैं ना, जो खूब सारा पैसा बोरो कर लेते हैं, इन लोगों के लिए ना एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर बना दिया, एक 12 कैरेक्टर का कोड बना दिया है। कि जैसे ही आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, सपोज 1 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन आपने कर दिया, आप बोरोअर हो, ठीक है, एनबीएफसी के या फिर पैक्स के। ठीक है, अब ये दोनों में क्या होता है कि लोग इस पर डिफॉल्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोन लेके भाग जा रहे हैं, वापस ही नहीं कर रहे हैं, बैड लोन्स की कंडीशन बन रही है। यहाँ पे क्या किया कि इसके जितने भी लार्ज बोरोज होंगे ना, जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा बोरो कर रहे होंगे, इन सबको ना एक यूनिक नंबर दे दिया, आधार जैसा। तो आप ये मान लो कि आधार है, ये आधार नंबर है बोरोअर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा बोरो कर रहे हैं एनबीएफसी से और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, क्योंकि ये दोनों बैंक्स बहुत फेल कर रहे हैं इनको बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आज के सेशन में मुझे इतना ही पढ़ाना था, और बाकी आपको कोई डाउट है तो आप बताइए। कल हम इसके आगे फिनिश करेंगे इकोनॉमी, हम कोशिश करेंगे कल इकोनॉमी फिनिश हो जाए हमारी पूरी। हो सकता है कि मैं कल 2 सेशन को, या फिर 3 से 4 घंटे का सेशन। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कल की सेशन का टाइम शर्वरी मैं आपको सुबह बता दूंगी। ओके देन, बाय बाय।